अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल दूं, चलेगा? हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ रही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बदला है और अब हजारों लोगों को फिटनेस और लाइफ स्टाइल की ओर प्रेरित कर रही हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं दीपिका लालवानी जी का। स्पेशली आज के टाइम में हमारे पास एक फ़ोन रहता है हाथ में, तो हम क्या करेंगे, हम फ़ोन ऑन कर लेंगे, हम आधे घंटे तक बैठ के रील्स देखते रहेंगे और फिर हम घड़ी देखेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि आधे घंटे हो गए। तो अगर आप या कोई भी इस दुनिया में अगर कहता है कि मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, तो वो इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो लोग जज करने लगते हैं। People will always have something to say about your body. मैं जब when I was growing up तो मैं बहुत पतली होती थी, तो लोगों को ये शिकायत थी कि अरे तुम इतनी पतली क्यों हो। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने 20 किलो वेट गेन किया, तो अब वो प्रेगनेंसी का वेट है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं तुम मोटी क्यों हो, बहुत मोटी हो गई, तुमने वेट क्यों इतना गेन कर लिया। फिर प्रेगनेंसी के बाद 1 साल में वजन वापस कम हो गया, अरे ये तो खाना नहीं खाती होगी तो कि बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत सारे लोग शायद थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद ना आए। आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? कि अगर वो सामने वाले बंदे को दबा रही हैं या बुली कर रही हैं, वो फेमिनिज्म नहीं है। तो बड़े शहरों में तो आई थिंक अभी वो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना है नहीं प्ले में, क्योंकि आप देखो ना आजकल इतनी डेटिंग एप्स हैं, इतना कुछ चल रहा है, या यू जस्ट हैव टू स्वाइप एंड आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाता है। और आजकल जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पकड़ रहे हैं, गार्डन में जाके बैठ रहे हैं। हम आप सब एडल्ट्स हैं, हमें पता है कि जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, एंड विच इज़ फाइन इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ़ यू आर अ कंसेंटिंग एडल्ट, है ना। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है, सामने वाला सेफ कंपनी है और दोनों कंसेंटिंग हैं, तो आप जो कर रहे हैं इट्स ओके, इट्स गुड फॉर यू, है ना। अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो शायद वहाँ पे अभी भी ये सब चीज़ें बहुत खराब मानी जाती हैं। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल दूं, चलेगा? हम अपने लिए एक विक्टोरियस सिचुएशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। तो जब आप मन में ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और अगर वहां पे मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं अपनी कुर्सी खुद लेके जाऊंगी। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट जया यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ रही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बदला है और अब हजारों लोगों को फिटनेस और लाइफ स्टाइल की ओर प्रेरित कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका लालवानी जी का। तो मैम, आप कैसी हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑलरेडी, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपको यहाँ कैसा लगा आके सबसे मिल के, हमारे स्टाफ से? मुझे यहाँ की जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे सब में एक बहुत अच्छी स्पिरिट है, लोग ऐसे हंस के वेलकम करते हैं, एवरीबडी हैज वेरी गुड एनर्जी, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। थैंक यू मैम। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। मैम, मेरा पहला सवाल है, हर औरत अपनी लाइफ में कई रोल निभाती है, जी। जैसे कि आप खुद एक माँ हो, बहू हो, बेटी भी हो और पत्नी भी हो, एक फिटनेस कोच भी हो। इन सारे रोल को कैसे मैनेज करते हो और खुद के लिए कैसे टाइम निकालते हो? देखिए, ये सारे रोल्स जो है ना, ये अपने आप एक तरीके से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप मेंटली या फिजिकली स्वस्थ नहीं हैं, तो आप ना तो एक अच्छी माँ बनेंगे, ना अच्छी बीबी, ना बेटी, ना बहू, कुछ भी नहीं, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना कि यू कैन ऑलवेज
यू कैन नेवर गिव फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो अपना खुद का जो कप है आपका, वो आप भर के रखें। और वो आप कैसे भरेंगे? वो आप सेल्फ केयर से ही भर सकते हैं। मतलब अपना खुद का ध्यान रखिए, पहले अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखिए, और उसके बाद ये सारे रोल्स तो ऐसे चुटकी में अपने आप ही सब कुछ लाइन अप होता जाता है। और अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाते हो इन सब के बावजूद भी? देखो, टाइम हर किसी के पास हर चीज के लिए होता है ना? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम स्पेशली आज के टाइम में हमारे पास एक फोन रहता है हाथ में। तो हम क्या करेंगे, हम फोन ऑन कर लेंगे, हम आधे घंटे तक बैठ के रील्स देखते रहेंगे, और फिर हम घड़ी देखेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि आधे घंटे हो गए। तो अगर आप या कोई भी इस दुनिया में अगर कहता है कि मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, तो वो इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा है। आधा घंटा निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल है। चाहे आप संतरी हैं या मंत्री हैं, कुछ भी है, आप आधा घंटा हर कोई निकाल सकता है। सिर्फ आपको अपने आप को ये बताना है कि ये मेरी प्रायोरिटी है। इससे पहले कि मैं बैठ के आधे घंटे रील देखूं, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन मैं अपने आप को एंटरटेन करूं, इससे पहले क्यों ना मैं 15 मिनट एक्सरसाइज कर लूं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं रोज कितनी देर एक्सरसाइज करती हूँ, मैं सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं रोज करती हूँ। और मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, और मुझे पता है कि मुझे अगर 15 मिनट भी मिल रहे हैं तो मैं उसका पूरा सदुपयोग करूंगी, और उसमें जो भी एक्सरसाइज करूंगी वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगी, ताकि उससे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी मोबिलिटी को, हर चीज को फायदा हो। तो ऐसे होता है। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको उनके खुद के सपने जो वो खुद छोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, तो अपने सपने छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये समाज की सोच अभी भी है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत सी फैमिलीज में अभी भी ऐसा है कि जितने भी कॉम्प्रोमाइज करे वो लड़की ही करे। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे साथ, मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरी लव मैरिज हुई थी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं, हमारे बीच में शुरू से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम दोनों अपने अपने करियर को परस्यू करेंगे। और इनफैक्ट क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जॉब में थे, पहले मैं भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट जॉब में थी, तो उनका शुरू से मन था कुछ अपना काम करने का। पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं घर चलाने के ऊपर ध्यान देता हूँ, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देता हूँ, एंड यू गो अहेड एंड फाइंड थिंग्स दैट रियली मेक यू हैप्पी। तो आप ढूंढो कि आपको क्या करना है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो हम में से एक जना तो कम से कम अपना ड्रीम परस्यू करे। तो फॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा था। आई थैंक माई स्टार्स फॉर दैट। बहुत सी ऐसी लड़कियों को होता है कि उनको बोल देते हैं, गांव में भी ज्यादातर मिलेंगे। हाँ। कि बोल देते हैं, अरे नहीं, क्या करोगी सपने क्या लेके? करोगी काम करके? क्या करोगी काम करके? बच्चे हो गए हैं, शादी हो गए, घर संभालो, तो ऐसा बोल देते हैं। पर तो जब आपकी लव जया, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ फैमिली वाले नहीं करते। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी लड़कियां खुद ही अपने आप को एक लोअर पेडेस्टल पे रखती हैं। समझ रहे हो आप? मतलब वो हमेशा ये मानकर ही चलती हैं कि ये हायरार्की में ना जो मर्द है वो हमेशा मेरे से ऊपर है। चलिए आप जाइए, आप कमाइए, मैं घर संभाल लूंगी, मैं बच्चे संभाल लूंगी। घर संभालना, बच्चे संभालना कोई बुरी बात या कोई छोटा काम नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, अपने आप में एक बहुत रिवॉर्डिंग काम है वो। जब आप अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करते हैं, उसका देख रेख करते हैं, वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन अगर आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, एक इंग्लिश में आजकल एक फ्रेज चला हुआ है, नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। बाहर से कोई नहीं आने वाला। तो अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो उठिए भैया, अपनी आवाज उठाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए। वो राक्षस नहीं है, वो मानेंगे ना अगर आप उनको अपना एक प्लान बताएंगे कि मैं ये करके देखना चाहती हूँ, मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम दे दो। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो नहीं हुई, फिर मैं ये करूंगी जो आप कह रहे हो। वो नियम चल गया पैट्रियार्की का कि शुरू से मतलब कि बोला जाता है कि अरे लड़कियों का घर में ही है, तो वो उतना ही तक लड़कियां धीरे धीरे सोचने लगती हैं अपने। और लड़कियों को लगता है कि अरे हम कमजोर हैं, और आसानी से दब जाते हैं। अब कोई भी जो दब जाएगा ना, तो उसे तो सामने वाला दबाएगा ही, वो ह्यूमन नेचर है।
लेकिन जब आप आवाज उठाओगे, अपने लिए खड़े होगे, तो लोग सुनते हैं आपकी बात। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो लोग जज करने लगते हैं, तो मेंटली इमोशनली वो हो जाती हैं ज़्यादा। तो आप भी प्रेगनेंसी के टाइम वेट गेन किया था, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? जया, हाँ, लड़की के शरीर को ना लोग सिर्फ तब नहीं जज करते जब वो वेट गेन करती है। हमारा हमारी सोसाइटी, और मैं सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात नहीं कर रही, मैं एक ग्लोबल चीज बता रही हूँ आपको कि पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट योर बॉडी। मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं बहुत पतली होती थी, तो लोगों को ये शिकायत थी कि अरे तुम इतनी पतली क्यों हो। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने 20 किलो वेट गेन किया। तो अब वो प्रेगनेंसी का वेट है भाई, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तुम मोटी क्यों हो, बहुत मोटी हो गई तुमने हो, वेट क्यों इतना गेन कर लिया। फिर प्रेगनेंसी के बाद 1 साल में वजन वापस कम हो गया। अरे ये तो खाना नहीं खाती होगी तो अब मैं 45 साल की हूँ, तो जो मेरा वेट आज से 8-10 साल पहले था उसके कंपैरिजन में वेट ज्यादा है अभी। तो लोगों को उस पे भी सवाल है कि तुम्हारा वेट इतना क्यों है। तो आसपास के लोग कभी खुश नहीं सुनने को होंगे, पड़ता है कि बहुत पतली, बहुत मोटी हमेशा हो। कुछ ना कुछ कहेंगे। बट द बॉटम लाइन इज कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं शीशे में। जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं क्या कि अरे मेरा तो पेट निकल रहा है, अरे मैं तो यहाँ से बड़ी हो गई, अरे मैं तो वहां से बड़ी हो गई। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत है। यू शुड मेक पीस विद योर ओन बॉडी फर्स्ट। अब आप शीशे में खड़े होके और बोलिए कि जो मेरा शरीर है वो स्वस्थ है, फंक्शनल है, मैं अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से निभा पा रही हूँ, थैंक यू बॉडी। बाकी लोग कुछ भी कहें, कहने दो। जैसे कि आपने बताया था कि मतलब बहुत मोटी, बहुत पतली बोलते थे लोग, तो हम्म। जैसे कि अभी हर लड़कियों को ऐसे बोले तो वो जिम जाती हैं, तो उन्हें बोल देते कि अरे क्या करोगी जिम जाके, मर्द जैसे बॉडी बनाओगी। तो आपके साथ क्या था, क्या रिएक्शन उस वक्त था? आपने खुद को कैसे संभाला उस वक्त? हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम जाओगे तो मर्द जैसी बॉडी हो बॉडी बन जाएगी। जाएगी। लेकिन वही है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है सामने। शुरू शुरू में जब मैंने जिम जाना शुरू किया, मैं बहुत यंग थी उस टाइम, 20-21 साल की थी जब पहली बार जिम जाना शुरू किया। तो एक आध बारी मेरे मम्मी पापा ने भी बोला अरे तुम तो इतनी पतली हो, तुम क्या करोगी जिम जाके। तो उनको वही बात मैंने तब भी समझाई कि जिम जाना सिर्फ पतले होने के लिए नहीं होता है। जिम जाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। सबसे ज्यादा देखो आप जो हड्डियां कमजोर होती हैं वो औरतों की होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हॉर्मोन्स इतने डिफरेंट तरीके से झेलती है कि जब आप पहले प्यूबर्टी हिट करते हो तो आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर प्रेगनेंसी आती है, उसमें आपके हार्मोनल पैटर्न चेंज होते हैं, चाइल्ड बर्थ पे चेंज होते हैं। फिर मेनोपॉज आता है, उसके बाद से बोन डेंसिटी और कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो हमारी बोन्स के ऊपर ऑलरेडी हॉर्मोन्स की वजह से इतना स्ट्रेस है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम अपनी कोई भी ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे। जैसे आपने कई महिलाओं को देखा होगा जिन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, वो 40-45-50 साल की उम्र तक आते आते किसी के घुटने चले जाते हैं, नए घुटने लगवाने पड़ते हैं, किसी की कमर चली जाती है, किसी के कंधों में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम जाएं या ना जाएं, वो आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन घर पर ही सही एक्सरसाइज जरूर करें, रोज करें। जैसे कि एक्सरसाइज कितने टाइम कर सकते हैं कि मतलब कि शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है? आपने एक न्यूज में पढ़ा होगा कि गोविंदा जी ने बोला कि उन्होंने एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया था और उन्हें चक्कर भी आ गया, वो बेहोश हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो कितना जरूरी है एक्सरसाइज का, मतलब क्या कितना टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज में? देखिए, एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है ये आपके फिटनेस गोल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस करना है, वजन घटाना है, तो आपको थोड़ा सा कार्डियो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कार्डियो मतलब कि साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब चीजें आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेंगी। लेकिन थोड़ी ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप बेहोश होने तक
इसको करते जाएं, है ना। कितना टाइम और लगा सकता है? 30 मिनट्स अ डे इज इनफ, और वो भी 7 दिन करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक, उतना भी काफी है। और बाकी का जो चेंज है वो अपने डाइट के थ्रू कर लीजिए, है ना। लोग क्या करते हैं कि वो एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं ज्यादातर लोग, या तो वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाएंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, या फिर इतना अग्रेसिव वर्कआउट कर देंगे कि उससे शरीर को, जॉइंट्स को नुकसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक मिडिल पाथ लेना है। हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना है और हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी है। और वैसे भी फॉर विमेन, जो अब लेटेस्ट जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो यही बोल रही हैं कि औरतों के शरीर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट को, इसलिए हमें एक्सट्रीम वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। उससे कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर आप बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट करेंगे तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो बॉडी फैट स्टोर करेगी, फैट को रिलीज करने की जगह। तो हमें मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट एक्सरसाइज का क्या मतलब है, आप हफ्ते में 4 दिन फिजिकल एक्टिविटी करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब कि वजन उठाना या रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ ट्रेन करना, या बॉडी वेट के साथ ही वो एक्सरसाइजेस करना जिसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस लगती है, जैसे कि पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए। बट अपने बॉडी, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे, बहुत थकान लग रही है, तो आप एक बार रिविजिट करिए, देखिए कि आपकी एक्सरसाइज ज्यादा है या आपकी डाइट में कुछ कमी है ना। क्योंकि बहुत से लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। अब अगर आप बहुत प्रोटीन कम खा रहे हैं और एक्सरसाइज आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो बॉडी आपकी रिकवर कैसे होगी। तो इसलिए दोनों चीजों का ध्यान रखिए। डाइट में क्या खाना चाहिए कि लोगों को, मतलब मेरे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब एक्सरसाइज करने से क्या नुकसान है, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखो, वैसे तो हर किसी को अपने शरीर और अपने वजन और अपने मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पूछ रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने हाथ को अपना गाइड बनाइए, ठीक है। तो जो भी दिन में आप मान लीजिए 3 मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील में इतना कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक फिस्ट जितना, एक पाम, मतलब जिसको हम चुल्लू कहते हैं हिंदी में, है ना। हाँ। एक चुल्लू जितना कार्बोहाइड्रेट खाना है हमें। यानी कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो इतने आटे में कितनी रोटी बनेगी, 2 बन जाएगी। अगर आपका हाथ बहुत बड़ा है, जैसे जो लोग बड़े हैं उनका हाथ बड़ा होगा, तो उतने आटे में हो सकता है 4 रोटी बन जाए। उतना ही रोटी आपको खाना है एक मील में, ठीक है। आपका जो पाम है, जब आप हाथ खोल देंगे, इतना बड़ा अमाउंट का आपको हर मील में प्रोटीन रखना है। अब वो प्रोटीन कहाँ से आएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, रेड मीट कम, हफ्ते में 2 बार, लेकिन वो भी खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन से बनता है। कुछ सब्जियां होती हैं जो प्रोटीन रिच होती हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मशरूम्स हो गया, ये सब सब्जियां खा सकते हैं। बट इतना प्रोटीन हर मील में आपको चाहिए, और सिर्फ इतना सा फैट। आपका अंगूठा जो है वो आपको बताएगा कि आपको फैट हर मील में कितना खाना है। तो ये आपका गाइड है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपके ग्रेन्स, आटा, चावल, पोहा, दलिया, इतना सा, इतना प्रोटीन और इतना फैट। मैम, आपने बैक इंजरी के टाइम योगा अपनाया था और आप दूसरों को सिखाते हो, तो फिटनेस सिर्फ फिटनेस बॉडी तक सीमित है या मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है? योगा तो बहुत एक होलिस्टिक चीज है। होलिस्टिक से मतलब कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, हर चीज कवर हो जाती है योगा में। तो मैं मेंटल वेलनेस पे भी काम करती हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती हूँ लोगों को कि किस तरीके से स्ट्रेस के साथ डील करना है। और मेरी एक ऐप भी है जिसका नाम है रेजिलियंसी प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिससे लोग अपना बर्नआउट लेवल मेजर कर सकते हैं। बर्नआउट का मतलब ये है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाए कि जब वो आपके शरीर को या मन को कुछ ना कुछ
सिम्टम्स देने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपको कॉन्स्टेंटली बॉडी में थकान या पेन रहता है और आपको पता नहीं है कि क्यों है वो पेन, या फिर आपको बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आता है, भड़क जाते हैं, मार पिटाई तक बात पहुंच जाती है, या वर्बली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या आपको कोई एडिक्शन का इशू हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, जैसे बहुत ज्यादा सिगरेट या शराब का सेवन करने लगे हैं, तो जब आप उस वो टेस्ट को देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका बर्नआउट लेवल क्या है, उस बर्नआउट से सिम्टम्स आपको क्या क्या फेस आप कर रहे हैं ऑलरेडी, और फिर वो ऐप आपको ये भी सजेस्ट करती है कि आप क्या करें जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकें। तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस योगा बेस्ड ही होते हैं, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज भी हैं जिससे आप अपने थॉट्स को एक सही दिशा में मोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि लाइफ तो आपके ऊपर स्ट्रेस फेंकती ही रहेगी, हर एवरी नाउ एंड देन एक गूगली आएगी जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो आप अपने आप को कैसे रेजिलिएंट बनाओ, रेजिलिएंट मतलब जुझार बनाओ, संघर्षशील बनाओ, कि ठीक है गूगली आ रही है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो वो सब चीजें योगा के थ्रू हम करते हैं। सो फिजिकल ही नहीं, मेंटल। बॉडी सेम ही हर जगह होता है, कहीं कॉलेज में स्कूल में भी होता है, तो बोलते हैं बहुत मोटी हो बहुत पतली हो, आपके साथ भी हुआ है, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन रहा, कैसे खुद को संभाला आपने? मैंने कैसे खुद को संभाला, मैं तो चुप रहने वाले लोगों में से हूँ नहीं। आई बिलीव इन गिविंग इट बैक। तो मुझे कोई कुछ भी बोलता था मैं उसको बहुत अच्छे से जवाब देती हूँ। तो मेरे को एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम देखा जाए तो मैं उसको बात को मन के अंदर रख के और बुरा मान लिया, ये सब मैं नहीं करती हूँ। और मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही करना चाहिए। आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ वी जस्ट स्टॉप्ड कमेंटिंग ऑन ईच अदर्स बॉडी ऑल टुगेदर। कि अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें बुरा लगता है अगर हमारे शरीर को कोई कुछ कहे, लेकिन हम फिर भी जाते हैं और हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं तुम्हारा पेट निकल आया है, तुम मोटे लग रहे हो, तुम पतली लग रही हो। ये जब हम बोल चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले तो आप अपने में ये करेक्शन लाइए। एज अ फिटनेस कोच ऑल्सो, मैं तो इसी इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैं कभी अपने क्लाइंट को जाके नहीं बोलूंगी कि आप मोटे हो गए। कोई भी चीज को सामने वाले को बताने का तरीका होता है ना। आप बोलिए कि देखिए आपको आपके हाइट के हिसाब से इतने से इतना आपका वजन होना चाहिए, आपका वजन इस कैटेगरी से अगर ऊपर जा रहा है तो आपको ज्यादा रिस्क है कि आप कोई ना कोई डिजीज डेवलप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाएगा, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा, या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट अपना कम करके इस कैटेगरी में ले आइए। ये एक प्रोफेशनल तरीका हो गया बोलने का, बजाय इसके कि मैं जाऊं और मैं बोलूंगी आप बहुत मोटे हैं, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। वो गलत होगा। है ना। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों को ऐसा बोलना बंद कर देना चाहिए, किसी के भी शरीर पे कमेंट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार लोग वजन गेन करते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ इशू होता है, या तो फिजिकली या मेंटली। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी है तो स्ट्रेस से भी वजन गेन हो जाता है। अब आप उसको एक एडिशनल स्ट्रेस क्यों दे रहे हो उसके वजन का, उसको आप पॉजिटिव तरीके से बताइए। और अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप सीधे और बहुत फर्मली ये बोलिए कि आपको मेरे शरीर के ऊपर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है, सो जस्ट बैक ऑफ। वही है, अपने लिए खड़े होने वाली बात अपने है। लिए खड़े आपको जब अगर लग रहा है कि कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो आप उसको वहीं रोक दीजिए सामने वाले को। बात उतनी बढ़ने ही मत दीजिए कि फिर वो आपकी मेंटल पीस को अफेक्ट करे। क्योंकि आप मोटे हैं या पतले हैं, आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, वो तो आपके कपड़े ही बता देते हैं। तो किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है बोलने की। आपने बॉडी पॉजिटिविटी पे देखा है कोई मूवी? हाँ देखी तो होगी, बट अभी एकदम से मतलब है, डबल एक्सल मूवी है। अच्छा, वो नहीं देखी मैंने। पॉजिटिविटी पे, तो क्या ऐसी मूवी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ में जो है मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत सारे लोग शायद थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज पसंद ना आए, विच इज ओके, क्योंकि मैं ये एक वेलनेस कोच होने के नाते से बोल रही हूँ।
बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप अगर ओबीस हैं, ओबीस आप समझते हैं कि मतलब अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 या उससे ऊपर है, आप ओबीस हैं, तो भी आप अपने आप को कह रहे नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, बॉडी पॉजिटिविटी वो नहीं होती है, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे ना कि आप उस चीज को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और वो चीज जो है वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर लुक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर लॉन्जेविटी, है ना, क्योंकि आपका लाइफ स्पैन भी जो है वो ओबेसिटी से छोटा हो रहा है ना. तो बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बस अपनी तारीफ ही करते रहें. बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपका वेट गेन हो गया, तो आप अपने आप को समझाइए कि ठीक है, अभी के लिए मैं जैसा दिख रहा हूँ दिस इज गुड, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे पता है क्या कारण है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, और मैं अपने वेट को एक हेल्दी रेंज में लेकर आऊंगा या आऊंगी. ये होता है बॉडी पॉजिटिविटी. ये नहीं कि हाँ जो दिखा know? है कि जितना है उतना हाँ वो एक्सेप्ट कर लो. वो अच्छा एटीट्यूड नहीं है. उस टाइम के लिए एक्सेप्ट करिए, बट ऑल्सो स्ट्राइव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अब जैसे मेरा एक बॉडी टाइप है, हर किसी का एक बॉडी टाइप होता है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ होते हैं हम लोग. ठीक है, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो लोग हमेशा पतले ही रहते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा भी खा लें, क्योंकि उनका बोन स्ट्रक्चर, उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही ऐसा है. वो एक्टोमॉर्फ. मेसोमॉर्फ होते हैं जो इन बिटवीन होते हैं, मतलब अगर वो खाएंगे तो उनका वेट भी बढ़ जाता है, और अगर वो खाना छोड़ देंगे तो उनका वेट कम भी हो जाता है. मेसोमॉर्फ के लिए मसल्स बनाना बहुत आसान होता है. फिर आते हैं एंडोमॉर्फ. एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही थोड़ा हेवियर साइड पे होता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो एक्टोमॉर्फ जितने पतले नहीं हो सकते. तो बॉडी पॉजिटिविटी का ये मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को समझें कि आप एंडोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है या मेसोमॉर्फ है, और फिर उसको देखते हुए एक हेल्दी वेट रेंज में अपने आप को रखने की कोशिश करें. अगर मैं एक एंडोमॉर्फ हूं और मैं कोशिश करूं कि मैं साइज 0 हो जाऊं, तो मैं एक अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन कर रही हूं अपने आप से. वहां पर वो फिर चीज एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है. अपने आप को समझा रहे हैं. तो अपने बॉडी टाइप को देखते हुए अपने रियलिस्टिक गोल सेट करिए, बट कोशिश करिए कि अपनी बीएमआई को आप एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करके रखें. मैम, आपने एक पोस्ट में अपने माँ का जिक्र किया था कि आपकी मम्मी सबसे बड़ी मोटिवेशन रही. अभी है नहीं वो, तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है? मेरी मॉम जो थी ना वो बहुत ही एक खुश रहने वाला इंसान थी. तो उन्होंने बचपन से हमें यही सिखाया. और पता है, माँ बाप बोल कर कभी कुछ नहीं सिखा सकते बच्चों को. यू ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. तो वो हमेशा खुश रहती थी. तो जब हम बड़े हो रहे थे तो एंड दिस इज वे लॉन्ग, तो उस टाइम पे ज्यादातर फैमिलीज के पास कोई बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती थी, तो हमारे पास हर चीज लिमिट में होती थी. जैसे अगर आप आज देखोगे, मेरे बच्चे की वार्डरोब देखोगे तो तमाम कपड़े हैं, तमाम जूते हैं. हम जब बड़े हो रहे थे तो ऐसा नहीं होता था. 40-45 साल पहले हमारे पास बाहर जाने के लिए 2 ड्रेस होगी, एक जोड़ी जूता स्कूल का, एक जोड़ी जूता बाहर पहनने का होगा, ऐसा होता था. और उनके पास भी ऑब्वियसली सबके पास लिमिट, बट कभी भी उस चीज पे उन्होंने कभी भी कंप्लेंट नहीं की होगी कि ये कम है या ये ज्यादा है या मुझे ये चाहिए. शी वॉज ऑलवेज हैप्पी. हमेशा खुश रहती थी, हमेशा घर के काम करते हुए गाने गाती रहती थी. तो आई थिंक वो चीज मैंने इम्बाइब की है अपने अंदर, तो मैं भी मोस्टली खुश रहती हूँ. फेमिनिज्म को लेके बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को है, मर्दों को लेके नफरत है. आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? देखिए, फेमिनिज्म जो वर्ड है ना, उसको आज के टाइम में लोगों ने बहुत ट्विस्ट कर दिया है. ट्विस्ट इन द सेंस कि जैसे पहले बहुत पहले के समय में मेन कोशिश करते थे कि वो विमेन को दबाएं, सप्रेस करें, उन्हें घर से ना निकलने दें, उनकी कोई बात ना माने. तो अब धीरे धीरे करके अब जो ये मॉडर्न डे फेमिनिज्म है, इसमें औरतें यही सेम चीज करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मैं, और ये मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि औरतों को अब, कुछ औरतों को, सबको नहीं, कुछ
फीमेल्स को ऐसा लगने लगा कि अगर वो सामने वाले बंदे को दबा रही हैं या बुली कर रही हैं तो वो फेमिनिज्म है। वो फेमिनिज्म नहीं है, क्योंकि फिर आप तो वही कर रहे हैं ना जो सालों तक मर्द करते रहे, तो फिर आप कैसे सही हैं? फेमिनिज्म का मतलब है इक्वलिज्म, कि मर्द और औरत एज ह्यूमंस इक्वल हैं। बराबरी है। हम दोनों के पास अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, अलग अलग वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं है जितना मर्दों में होता है, तो हम फिजिकली उनसे 19 हैं, वो 20 हैं। बट अगर कोई मेंटल टास्क है तो क्या हम उतना नहीं कर सकते जितना मेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमको मेरे ख्याल से राइट इंटरप्रिटेशन जो है फेमिनिज्म का, कि वो यही है कि हम इक्वल हैं। तो ना तो हम ये माने कि हम सुपीरियर हैं, भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम मर्द हो, तुम कुछ नहीं हो, वो भी गलत है क्योंकि वो एक्सट्रीम थॉट है। और हम ऐसा भी ना माने कि हम इंफीरियर हैं, कि तुम मर्द हो तो तुम राज करो, जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ज्यादातर औरतें या तो वो एकदम गिव अप कर देती हैं कि नहीं तुम ही करो, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। वो भी नहीं करना है, और साथ में दूसरे वाले को बुली भी नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। ये फेमिनिज्म है। लोगों की सोच है कि हाँ कि लड़का आगे क्यों, मतलब कि लड़की नीचे रहे, दबी रहे, लड़के ऊपर बराबर। लेकिन अभी आप देखो ना मॉडर्न डे फेमिनिज्म में क्या हो रहा है, कि मैं आपको अपने बच्चे के एक पिछले स्कूल की बात बताती हूँ, कि वहां पे किसी की लड़की थी, किसी की बेटी थी जो क्लास के लड़कों को बुली कर रही थी, और वो जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी प्राउड कि हमारी बेटी लड़के को बुली कर रही है। अगर वही काम लड़का कर रहा होता तो वो कहते कि ये खराब है लड़का, ही इज अ बुली। वही काम लड़की कर रही तो कह रहे नहीं ये सही कर रही है बिकॉज ये लड़की है। तो ये गलत है, ये फेमिनिज्म नहीं है। दिस इज नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज इक्वलिज्म। इक्वल, बराबर देखना चाहिए दोनों बराबर, को। यस। मैम, मिस यूनिवर्स जैसी संस्थाएं भी ये कहती हैं कि ब्यूटी लुक्स मायने नहीं रखता है, हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या ये मैसेज हमारे सोसाइटी तक पहुंच रही है? कुछ हद तक तो पहुंच रहा है, लेकिन देखिए जब तक हम खुद से अपने आप को ये बात नहीं बोलेंगे कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऊपर देख लेते हैं लोग। हाँ, हमारी जो सोसाइटी है ना वो शायद दो लोगों में डिवाइडेड है। एक है जो जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, जो इस चीज में मानते हैं कि अपने टैलेंट्स पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो, अपने स्किल सेट पे काम करो। और एक सेट है जो बस लुक्स में ही खेलता है, कि लड़की है, या लड़कियां खुद भी ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों का प्रेशर है उनके ऊपर, हमने खुद के ऊपर भी बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। ओह आई एम अ वुमन, आई एम सपोज्ड टू सिट लाइक दिस, आई एम सपोज्ड टू टॉक लाइक दैट, मेरे बाल ऐसे दिखने चाहिए, मेरे नाखून ऐसे दिखने चाहिए, मुझे हील्स तो पहननी चाहिए, यू नो। तो आई थिंक बहुत डिवाइडेड है अभी सोसाइटी। मेरे ख्याल से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाहर से अच्छे दिखते हो तो ऑटोमेटिकली अंदर से आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास उस कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करने के लिए नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो जिस दम आप मुंह खोलोगे बात करने के लिए, सामने वाले को पता चल जाएगा कि बस ये तो आगे आगे से फसाड है, अंदर कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए हमको दोनों चीजों पे काम करना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक गुड, टू लुक प्रेजेंटेबल, अपने शरीर पे काम करना, अपनी फिटनेस पे काम करना, अपनी स्किन को अच्छा रखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ इन्हीं चीजों में खोए रह जाते हो और अपने नॉलेज को नहीं डेवलप कर रहे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करना जरूरी है। हमारे समाज में वर्जिनिटी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है मैम, और हाइमेन टूटने का वर्जिनिटी से जोड़ दिया जाता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देने से रोकते हैं लोगों, लड़कियों को, कि तुम ये काम ना करो, जिम मत जाओ, तुम साइकिल मत चलाओ। तो क्या लगता है कि आपको ये समाज की सोच अभी भी ऐसी है जो हमें तोड़ना जरूरी है? देखिए हम लोग तो बड़े शहरों में रहते हैं, तो बड़े शहरों में तो आई थिंक अभी वो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट इतना है नहीं प्ले में, क्योंकि आप देखो ना आजकल इतनी डेटिंग एप्स हैं, इतना कुछ चल रहा है, या यू जस्ट हैव टू स्वाइप एंड आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाता है। और आजकल जब
लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पकड़ रहे हैं, गार्डन में जाके बैठ रहे हैं। हम आप सब एडल्ट्स हैं, हमें पता है कि जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, एंड विच इज फाइन इफ यू आर ओके विद इट, इफ यू आर अ कंसेंटिंग एडल्ट, है ना। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है, सामने वाला सेफ कंपनी है और दोनों कंसेंटिंग हैं, तो आप जो कर रहे हैं इट्स ओके, इट्स गुड फॉर यू, है ना। अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो शायद वहां पे अभी भी ये सब चीजें बहुत खराब मानी जाती हैं। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है ना। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल दूं, चलेगा? मतलब कि आप अगर देखें तो ओयो रूम का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, अगर आपको कंपनी का नाम बाद में काटना हो तो काट देना, बट आजकल बहुत सारे जो होटल रूम्स हैं वो आपको डे यूज के लिए मिलते हैं कि आप आओ, आप 4 से 5 घंटे के लिए रूम ले लो, और ये बड़े से बड़े होटल्स कर रहे हैं। इवन किसी भी होटल का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हर अच्छे से अच्छा होटल आपको 4 से 5 घंटे के लिए रूम दे देता है। वहां पे कपल्स आते हैं, दे हैव अ गुड टाइम। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? अगेन वो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, उनके पास एक दूसरे के लिए प्यार है और वो चाहते हैं कि वो एक सेफ जगह पे जाके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। सो कमिंग बैक टू द स्मॉल टाउन्स, वहां पे भी क्या है कि लोग करते हैं ये सब, वहां पे भी लोग जाते हैं, रूम्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर्दे के पीछे रखते हैं, बताते नहीं है एक दूसरे को, बट हो तो सब कुछ रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं आजकल, है ना। छोटे शहरों से भी आने वाले लोग जब वो बड़ी सिटीज में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लैट शेयर करते हैं, लिव इन में रहते हैं। मैम, आपके हिसाब से फिटनेस इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए सबसे सबसे बड़ा स्टेरियोटाइप क्या है, और आप उसे तोड़ने के लिए क्या करती हो? मैं तो यही कहूंगी कि ज्यादातर जो, आई डोंट नो इफ स्टीरियोटाइप इज द राइट वर्ड, बट ज्यादातर जो महिलाएं अभी भी जिम जाती हैं, वो उसमें से बहुत एक हैंडफुल नंबर ऑफ महिलाएं हैं जो एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, जिसकी मैं बहुत बार रिपीटेडली आपको बता चुकी हूँ कि वो जरूरी है करना, कि आप वजन उठाएं, आप मशीन्स के साथ ट्रेन करें, पुशअप्स करें, स्क्वाट्स करें। बहुत ही कम महिलाएं जो अभी भी ऐसा करती हैं। वो जाती हैं जिम में कोई ना कोई ग्रुप एक्टिविटी जैसे जुम्बा। ये मैं नहीं कह रही कि जुम्बा खराब है, लेकिन जुम्बा सिर्फ कार्डियो है ना, उससे आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी, लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग, ये सब नहीं होगा उससे। मैम, ये सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडी का क्रेज बहुत चल रहा है, तो क्या ये रियल लाइफ में भी है कि लड़कियों के ऊपर प्रेशर है एक तरह का? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ। मेरे ख्याल से जिससे प्रेशर लेना है वो लेता है, जिसे नहीं लेना वो नहीं लेता है, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर मीट्स में मैं देखती हूँ कि हर शेप, साइज, हर एज ग्रुप की विमेन आती हैं, एंड आई थिंक दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। तो चाहे वो किसी स्टोर का लॉन्च हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ पतली या एक सर्टन कॉम्प्लेक्शन या सर्टेन एज ग्रुप की लड़कियों को बुला रहे हैं। वो उनको इनवाइट करते हैं जो अपने अपने पेज पे शाइन करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कहने का कि आपका जो प्रोफेशन है, आप उसमें अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, है ना। अगर आपका पेज आपके काम के बारे में अच्छे से बता रहा है, आप एक इन्फ्लुएंसर है, देन इट डजंट मैटर कि आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के, उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड है और टीवी पे दिखाया जाता है कि पतली और गोरी लड़कियों को, तो ये जो मॉडर्न मतलब जो और अच्छे दिखते हैं उन्हें लीड रोल मिलते हैं, हाँ, जो अच्छे दिखते हैं उनको और जो अच्छे नहीं दिखते उनको साइड रोल्स मिल साइड जाते हैं। रोल दे दिया जाता है। तो आपको आपके हिसाब से क्या है कि मॉडर्न और एक्टर्स के लिए ये होना जरूरी है, पतले दुबले? देखिए, अब रिसेंटली तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में तो चीजें बहुत चेंज हुई हैं। बहुत सारी आप एक्ट्रेसेस देखिए ना जिनको एक्चुअल मीटी रोल मिल रहे हैं, जैसे विद्या बालन हो गई, सोनाक्षी सिन्हा हो गई। सोनाक्षी सिन्हा भी कोई बहुत साइज 0 वाली तो कैटेगरी में नहीं आती हैं। इन लोग को बहुत अच्छे मीटी लीड रोल्स मिल रहे हैं, जबकि जो लड़कियां बहुत अच्छी तो खैर गलत शब्द हो गया, लेकिन बहुत पतली फिगर बनाकर आई हैं,
उनको पूरी सीन में सिर्फ आम कैंडी का रोल मिल रहा है, लीड रोल हीरो कर रहा है, वो सिर्फ आ रही हैं, सुंदर दिख रही हैं, एक आधा गाना गा दिया, डांस कर दिया। तो मुझे लगता है बहुत चेंज हो रहा है अभी ये सब चीजें, और आगे आने वाले समय में और भी चेंज होगा, क्योंकि आई थिंक वही जो हम बात कर रहे थे कि आप अगर कॉन्फिडेंस, आप एक अच्छे दिखते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो यहीं तक है बस वो कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास स्किल है तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको अपने स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड है। जब आप किसी मीडिया पे आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, फिल्म्स हो गई, तो तब शायद ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कि उनकी कास्ट में जितने भी लोग हैं वो स्क्रीन के ऊपर अच्छे दिखें, है ना? लेकिन अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक सर्टेन साइज या शेप या कलर या एज के हों। अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं, आप आपको अच्छा मेकअप करना आता है, आपको अच्छे बाल बनाने आते हैं, आप डायलॉग डिलीवरी अच्छे से कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग टू द पॉइंट है, तो आज के टाइम में ये सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती, और धीरे धीरे वो सब और भी चेंज होगा। ये आई थिंक हमारे दिमाग में ज्यादा है कि चेंज करने के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसी मूवी बननी चाहिए जिससे लोग एक तरीके से, क्योंकि अलग दिखाते हैं तो लोगों की सोच बन जाती है कि ऐसा होना चाहिए। आजकल तो इंक्लूसिविटी के ऊपर भी बहुत कंटेंट आ ही रहा है, जिसमें हर तरीके के लोग अच्छा, अगर हम गुड लुक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे, जब शुरू शुरू में बहुत सारे जो आज के लीड हीरोज हैं ये आए थे, तो ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिखते थे ना। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, आपको ग्रूमिंग समझ आ जाती है कि आपको क्या करना है कि आप स्क्रीन पे अच्छे दिखें, तो फिर वो धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस होती चली जाती है। तो सेम आई थिंक हैपेंस विद विमेन ऑल्सो। अगर आप आए हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, आप में वो बेसिक इंटेलिजेंस है, ग्रोथ माइंडसेट है, आपको दिख रहा है कि हाँ मैं स्क्रीन पे ऐसी दिख रही हूँ, मैं ये चीजें करेक्ट कर सकती हूँ, मैं वेट हाइट की बात कर ही नहीं रही, मैं आपकी प्रेजेंटेबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, आप वो करते चले जाएंगे और आप बेटर दिखते चले जाएंगे विद एवरी न्यू असाइनमेंट। आपके लिए महिलाओं का एम्पावरमेंट क्या है मैम, और आने वाले जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? महिलाओं का एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हम कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें कि मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूं। जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूं, तब उस वक्त आप अपने आप से खुद एम्पावरमेंट छीन रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। अगर वो ये सोचती कि भाई हम लड़कियां हैं, हमसे तो क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, तो ये वर्ल्ड कप तो नहीं आता था हमारे पास, राइट? तो बेसिकली हमें मोर देन एनीबडी एल्स, हमें खुद को ये बताना है कि हम हर चीज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम फिजिकल स्ट्रेंथ में मर्दों के कंपैरिजन में 19 हैं, हमारे पास वो हार्मोन्स नहीं है जो उन्हें हमसे फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा कंपटीशन उनके साथ तो नहीं है। अगर हम वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में, तो हम विमेन्स वर्ल्ड कप जीते हैं ना, तो हम अपने लिए खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब है ना। हमें क्यों किसी और के बनाए हुए रूल्स के साथ जीना है? हम अपने लिए एक अच्छा एक विक्टोरियस सिचुएशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? तो जब आप मन में ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और अगर वहां पे मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं अपनी कुर्सी खुद लेके जाऊंगी, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, वो अपनी कुर्सी अपनी बेड खुद ले आए थे, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। और हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे एम्पावर करेंगे, उसका आंसर ये है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो आप हर बार जब उसको टोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, आपने उससे उसकी एम्पावरमेंट छीन ली ना। आपने उसको लिमिटेशन में बांध दिया, उसके चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना दी। आपको क्या करना है एज अ पेरेंट? आपको एज अ पेरेंट उसको एम्पावर करना है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बट यू शुड नो हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ। मैं मानती हूँ कि रात को अकेले बाहर निकलना
अनसेफ हो सकता है, बट क्या मेरा तो खैर बेटा है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको ऐसा क्या सिखाती कि वो हर सिचुएशन में अपना ध्यान रख सके। दैट इज एम्पावरमेंट। बजाय इसके कि हम लड़कियों को रोकें, हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने अपने आप को सेफ रखें और जो भी अचीव करना चाहती हैं वो करती चली जाएं। वैसे मतलब कि अभी लड़कियां भी तो बहुत दूर तक जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो होना चाहिए उनके अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस। बट मैं स्पेशली पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब जो भी लोग, जितने भी लोगों के बेटियां हैं घर में, वो कभी भी उनको ये ना कहें कि तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती। ये शब्द बोलना ही नहीं है, क्योंकि वहीं से आप फिर उस बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि मैं तो वीकर सेक्स हूँ। नहीं, हम वीकर सेक्स नहीं है, वी आर इक्वल, राइट? ठीक है, हर किसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारी शायद ये लिमिटेशन है कि हम अगर किसी अनसेफ सिचुएशन में फंस जाएं तो हमारे लिए वो ज्यादा अनसेफ हो जाती है एज कम्पेयर टू अ मेल, मे बी अगेन। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उस सिचुएशन में से अपने आप को निकालना नहीं सीख सकते। आजकल तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह जा रही हैं लड़कियां, वॉर सिचुएशन में भी जा रही हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं रख सकते अपने आप को सेफ? रख सकते हैं। अगर मैम ये पॉडकास्ट कोई लड़की देख रही है और वो अपने बॉडी को लेके कंफ्यूज है, अपने सपने ड्रीम पूरा कर नहीं पा रही है, तो आप उसे एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? बिलीव इन योरसेल्फ, इट ऑल स्टार्ट्स विद देयर। अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है तो फिर आसान से आसान काम भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए और अपने आप को स्कोप दीजिए गलती करने का, क्योंकि कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने भी आज के डेट में कुछ अचीव किया है, सबने गलतियां की हैं, सबने फेलियर्स देखे हैं। तो आप अपने आप को अलाउ करिए, अलाउ योरसेल्फ टू फॉल, अलाउ योरसेल्फ टू फेल, वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड अलाउ योरसेल्फ टू अपने फॉल आप पे एंड फेल। विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो और गलतियां करने से मत डरो, गलतियां करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। तो मैम ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसमें हाँ कुछ मतलब फनी है, तो आपको एक लाइन में बताना है। तो एक एक करके मैं कार्ड दिखाऊंगी, आप। ठीक है, रैपिड फायर है। ओके, लव का मतलब मेरे लिए है, मेरे लिए बहुत वाइड मीनिंग है इसका, फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई। बट ये बहुत लंबा दे दूंगी मैं इसका आंसर, कोई और कार्ड निकालो। लव वाला हटा दो, बहुत ये हो जाए। रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सामने वाले में दिख रही होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत बार उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में शायद वो इंसान हमें इतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, चलो हो सकता है सुधर जाए। बट रेड फ्लैग्स अगर हैं तो वो रहते हैं, पूरी जिंदगी रहते हैं, सो डोंट इग्नोर देम। कॉलेज लाइफ तो जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल की तरह आपको इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं रखा जाता, लेकिन आपको एडल्ट लाइफ वाले स्ट्रेस भी नहीं होते कि पैसा कमाना है, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं। कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट। ये तो है, जब कॉलेज में रहो तो मतलब साथ में लोगों के रहना और हाँ, काफी वो अच्छा बेस्ट टाइम लगता है, होता है। वो काफी अलग ही होता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज अ ब्यूटीफुल फेज। आई थिंक मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो जैसे सबका होता है, खट्टा मीठा, बचपन कुछ में क्या अच्छे किया पल, आपने? अरे सब कुछ। मैं बहुत कोई शरारती, ऐसा मोमेंट बचपन का जो बहुत सारे मोमेंट हैं। मतलब हम लोग बहुत खेलते कूदते थे। तो एक बार हम लोग, और मेरे दो भाई हैं, एक मुझसे बड़ा एक मुझसे छोटा है, तो हम तीनों आपस में ही बहुत खेलते रहते थे और मैं उनके साथ सारे लड़कों वाले गेम खेलती थी। कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी वो पिट्ठू गरम खेल रहे हैं। तो एक बार हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे और मुझे गोलकीपिंग करने के लिए बिठा दिया गया।
तो मैं गोल पोस्ट के, और गोल पोस्ट तो नहीं होता था, ऐसे 2 ईंटें रख के समझ लेते थे कि चलो इसमें से बॉल गई तो गोल हो गया। और मैं वहां बैठी थी और इतने में पीछे से बहुत तेज आके कुछ लगा मुझे, और मुझे लगा कि बॉल तो इधर से आनी चाहिए थी, पीछे से कैसे आ गई। और मैं जब घूम के देखा तो एक बड़ी सी गाय ने मुझे सींग मार के और उछाल दिया था। तो वो मुझे अभी भी याद है, इट वाज वेरी फनी। कितनी फनी है मोमेंट है। ये सच होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हाँ। उछाल दिया है। और जबकि मैंने लाल कपड़े भी नहीं पहने थे। मैरिड लाइफ। मैरिज, आई थिंक जो लोग सोचते हैं कि शादी करें या ना करें, अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। बिकॉज यू गेट अ कंपेनियन फॉर योर लाइफ। तो छोटा जवाब देना है, इसलिए इतना ही बोलूंगी। पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना वो आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे आपको लगता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे होते हैं तब शायद आपके लिए बड़े होके एक अच्छी जॉब कर लेना, अच्छे पैसे कमाना, आपको लगता है कि यही मेरा ध्येय है, यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। बट आई थिंक जब ये तक मेरा सपना है। यही मेरा सपना है। लेकिन जब तक आप आई थिंक 40s में पहुंचते हैं, 50s में पहुंचते हैं, तब आपको शायद, बहुत से लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जो उस टाइम उस एज तक आते आते दोबारा सोचने लगते हैं कि मेरा एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। और स्पेशली जब बहुत ज्यादा आप पैसे कमा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो आपको लगता है कि व्हाट्स मोर टू लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो इट कीप्स चेंजिंग, मुझे चेंज ऐसा। हो जाता है। बट अगर आप पर्सनली पूछें कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में अगर आई तो उसमें मेरी लाइफ का एक ही पर्पस जो भगवान ने सोच के मुझे भेजा होगा वो यही होगा कि हील कर सकूं मैं लोगों को, चाहे वो उनका फिजिकल पेन है या इमोशनल स्ट्रेस है, तो उनको हील कर सकूं, उनके फिजिकल फिटनेस गोल्स तक उनको ले जा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारा साथ दिया। और जो है कि ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और आगे भी ऐसे ही बातचीत होती रहेगी हमारे पॉडकास्ट में, और आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बातें करके और यहाँ आके। So thank you. I had a good time.